हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस क्यू चार्ज पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है और साथ में हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। देखो जरा ये क्या था एक्चुअल में। जैसे मान लो ये दो चार्ज हैं, ठीक है, ये वाला क्यू है, ये वाला क्यू है, और ये इसके मिड में मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ से यहाँ वाला भी डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पर चार्ज पड़ा है आपके पास क्यू, ठीक है। तो हमें पता है अगर यहाँ पर चार्ज क्यू है तो इस पर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी, बिकॉज इसकी वजह से ये इधर रिपेल करेगा, सेम फोर्स यहाँ लगेगी और सेम ही यहाँ पर लगेगी, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स हो जाएगी जीरो, ये हमें पता है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, इसको इस जो हम बोलते हैं इसको, जो चार्ज हमारा क्यू है, इसको हमने परपेंडिकुलरली ऊपर शिफ्ट किया। कितना शिफ्ट किया, एक्स पोजीशन पे शिफ्ट किया, एक्स डिस्टेंस हम ऊपर लेकर गए, तो इसे बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जैसे यहाँ पर ये लाइन है, इसके मिड पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ली, क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर लेके गए, किसी भी लाइन के मिड पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ले जाएं, ठीक है, तो ये होती है हमारी इक्वेटोरियल लाइन। तो ये इक्वेटोरियल थी, क्लियर। तो इक्वेटोरियल लाइन पर हम लेके गए, मतलब क्या, ये चार्ज यहाँ था, यहाँ हमें पता नेट फोर्स जीरो है, लेकिन हम इस चार्ज को कहाँ ले गए, एक्स डिस्टेंस पर ले गए। कितना डिस्टेंस है ये, एक्स डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन है। और इस डिस्टेंस पे जो चार्ज क्यू है, इस पर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो जरा करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल की भी बात करेंगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं। तो देखो जरा, ये चार्ज क्यू है, ये वाला चार्ज, इस चार्ज क्यू को अगर हमें पता है जो फोर्स लगती है वो कैसे लगती है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस पे ही फोर्स लगती है, बिकॉज ये सेंट्रल फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो मैंने मान लिया एफ, और कितनी लगेगी वो यहीं पर ही अगर हम सोच लें, सॉल्यूशन भी यहीं कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। तो ये थी हमारे पास, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, के दोनों चार्ज क्यू और क्यू ओवर में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है ये। अब डिस्टेंस हमें नहीं पता तो खुद सोचो आप, अगर इसमें हम देखें, ठीक है, अगर ये हम क्या मान लें अपना, मान लो इसको ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होती है, ठीक है। हाइपोटेनस जो होती है हमेशा वो क्या होती है आपके पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका अंडर रूट होता है, बिकॉज ये एच स्क्वायर होता है ना, तो एच स्क्वायर से एच जब लेते हैं हम तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है इधर, क्लियर। ये चीज़ पता है ना, ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही है। अब कई बच्चे यहाँ पर पता क्या क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं यहाँ पर थीटा तो पता नहीं है हमें, मान लो चलो ये तो 90 डिग्री है, लेकिन थीटा अगर पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा परपेंडिकुलर क्या है। मान लो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर में तो दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें ये यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर इसको मानोगे और बेस में मानोगे इसको, तब भी यही आंसर होगा। इसको परपेंडिकुलर मानोगे, इसको बेस मानोगे, तब भी यही आंसर रहेगा। दिक्कत कहाँ होती है, अगर यहाँ पर ना माइनस कहीं होता तो फिर होता कि बेस में से परपेंडिकुलर माइनस करना है या परपेंडिकुलर में से बेस माइनस करना है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना थोड़ी सी हमें दिक्कत आती। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। और मेन कहानी ये है कि अगर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बेस इज इक्वल टू में होता कुछ एच स्क्वायर प्लस या माइनस में पी स्क्वायर वाली कहानी होती, फिर भी ये कहानी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। बस ये मैं यहाँ पर ये आपको समझा रहा था कि बेस और परपेंडिकुलर में यहाँ अभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें यहाँ पर तो क्या चाहिए थी, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में हमें पता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, चाहे बेस ये होगा या ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन में ये कहानी तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस इतनी बात समझो, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें हम बेस इसको मान लिया और परपेंडिकुलर इसको मान लिया, तो रूट में कितना आएगा आपके पास, बताओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी आप लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बन रहा है, क्लियर है। तो ऑब्वियस बात है इस डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है इतनी बात, फोर्स समझ में आई ना भैया, अंडर रूट में है ना, इसका स्क्वायर होगा, जब डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना फोर्स के फॉर्मूले में, तो ये इससे रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपल ये बचेगी ना कहानी, ठीक है। अब इसी चार्ज, ये जो चार्ज है इसकी वजह से भी कुछ होगा, तो यहाँ पर देखो जरा, अगर हम ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस बनाएं तो ये इधर जाएगी फोर्स, ठीक है, इस तरीके से समझ लेना। और सेम फोर्स लगने वाली है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चार्ज उतना ही है, डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, क्योंकि आर और एक्स है तो यही डिस्टेंस रहेगा, तो सेम यही फोर्स आएगी। तो मतलब मैंने इसको एफ लिख दिया, इसको भी एफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये दो वेक्टर हैं जो कि हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होएगा, इन दोनों के बिल्कुल मिड में आएगा, यानी कि रिजल्टेंट क्या है इनका, एफ पे लगने वाली फोर्स क्यू। क्लियर है इतनी बात। अब मैंने आपको बता रखा है जब भी दो इक्वल वेक्टर हों तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, बताओ बताओ जरा। फोर्स के वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर रिजल्टेंट हमें निकालना है और दो वेक्टर हैं इक्वल हैं, तो अगर फोर्स का ही वेक्टर है तो मैं ऐसे लिखता था 2f cos θ/2, ये आता था रिजल्टेंट। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या है, ये एफ क्यू और 2f और cos, अब थीटा कितना है यहाँ पर ये देखना पड़ेगा इन दो फोर्सेस के बीच में। देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पर इसको
थीटा मान लूँ, इसको मैं थीटा कंसीडर कर लूँ अगर, तो देखो ज़रा क्या होगा आपके पास। अगर ये थीटा कंसीडर कर लिया मैंने और ये थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये भी थीटा होगा, बिकॉज ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है। तो इक्वल जो है ना एंगल आएगा यहाँ पर। अगर ये दोनों 90 पे होते तो इधर 45 आता है, इधर 45 आता है, यही होता। तो मैंने अगर ये थीटा मान लिया तो सोचो ज़रा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये देख लो इंटरसेक्टिंग एंगल हो गए ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब देखो ज़रा, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो इन दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो कितने हैं अब, 2 थीटा, और जो भी एंगल होगा उसका होगा डिवाइड बाई 2। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ थीटा बाई 2 करा है। अब हमारा यहाँ थीटा ही भैया क्या है, 2 थीटा है, तो फिर क्या दिक्कत है, 2 थीटा बाई 2 ही करूँगा ना। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया 2f कोस थीटा, और 2f की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये k अपॉन में r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। अब कोस थीटा की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा मैं नॉर्मली यहाँ लिखूँगा, ठीक है। लेकिन वैसे हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा को, अगर हमारे पास कोस थीटा मेंशन ही नहीं है, ठीक है। अगर थीटा हमें कुछ दिया होगा यहाँ पर तो अलग बात है, क्वेश्चन में नहीं दिया तो फिर हम क्या सोचेंगे, सोचो जरा। कोस थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, इस वाले ट्रायंगल को। इसमें आप देखो कोस थीटा कैसे निकाल सकते हो। देखो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है। तो बेस देख लो यहाँ पर क्या, ये थीटा है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये तो हाइपोटेन्यूज बन गई, ठीक है। अगर इसमें हम देखें, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, है ना। तो हाइपोटेन्यूज या बेस क्या होगा, देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या बन गया, यानी कि हमारा बेस बन गया। तो बेस है x, तो मैं x लिखूंगा, और हाइपोटेन्यूज है ये रूट में, तो रूट में r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। और ये जो रूट होता है ना, इस रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ ना। कोई चीज़ वैल्यू रूट में है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो ज़रा, कोस थीटा की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो ये आई है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो x अपॉन में क्या है ये, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो ज़रा क्या बनेगी वैल्यू यहाँ पर, 2kqx, ठीक है, अपॉन में, अब देखो ये है पावर पूरी 1 और ये है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 सेम बेस है तो पावर ऐड होंगी, तो पावर ऐड होंगी तो एलसीएम लो, यहाँ 2 प्लस में 1 3/2 आ गया पावर में, तो यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। बताओ क्यू पर, बताओ कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई कहानी कैसे की है। अब इसमें ना एक चीज़ और समझ सकते हो, जैसे मान लो किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद रहता कि दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट होता है 2f कोस थीटा बाई 2, ठीक है। वो इसको ऐसे भी सोच सकता था, देखो कैसे, ये f था मान लो, ठीक है। तो f के दो कंपोनेंट तोड़ो, ये थीटा है तो इधर क्या बनेगा, f कोस थीटा, ठीक है, और इधर क्या बनेगा, f साइन थीटा। सेम यहाँ पर भी होगा, इधर वाले पे क्या बनेगा, f ये साइन थीटा, है ना, और थीटा के साथ वाले पे क्या बनता है, f कोस थीटा। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, है ना, ये बचे बस f कोस थीटा प्लस f कोस थीटा कितना होता है, 2f कोस थीटा। देख लो 2f कोस थीटा ही तो आ रहा था यहाँ पे, है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हो, कंपोनेंट से भी सोच सकते हो, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं ये इक्वेटोरियल वाली कहानी। अब बात कर लेते हैं हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। देखो स्टेबल और अनस्टेबल की कहानी क्या होती है, देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है। देखो इक्विलिब्रियम कब होता है, देखो जैसे हमने ये कहा, यहाँ पर इसकी जो मीन पोजीशन है वो क्या है, ये है ना, मीन पोजीशन ये थी ना, यहाँ था ये, यहाँ से हम यहाँ हमने कहा इसको लेके गए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये जो है इस पर जो फोर्स लग रही है वो इस साइड लग रही है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है अपनी मेन पोजीशन से दूर जा रहा है, अपनी मेन पोजीशन से जब कोई चीज़ क्या होती है, दूर जा रही है, ठीक है, तो वो किस में होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। अब ये कहानी ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ ना कि चार्ज इस क्यू की जगह ना माइनस क्यू होता, देखो इफ़ चार्ज इज़ माइनस क्यू देन, तब क्या कहानी होती है, अच्छा सोचो, ये थे दो चार्ज क्यू और क्यू, और ये एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, दूरी ये आर है, ये आर है। अब होना क्या था, देखो इसमें कहानी में ये वाला जो है चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, और ये वाला जो चार्ज है ये वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ये होता। अब इनका जो रिजल्टेंट है ना वो यहाँ बनता, बस सेम मैग्नीट्यूड आता है यहाँ पर भी f का, जो ये था यहाँ पर भी यही सेम आता, सेम फार्मूला लगता है एफ क्यू का। तो एफ क्यूब यहाँ पर भी जो बन जाती है वो सेम बन जाती, 2k x अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती, ये तो समझ रहे हो ना कैसे आई, ये सेम है कहानी जो ये थी, सेम ऐसे ही सोल्व हो गया, ऐसे ही आना था। लेकिन यहाँ डायरेक्शन अलग है ना, ये डायरेक्शन ऊपर जा रही है, इसमें डायरेक्शन क्या हो रही है, नीचे आ रही है। ये डायरेक्शन कहाँ आ रही है, अपने मेन पोजीशन की तरफ आ रही है, अपने मेन पोजीशन की तरफ आ रही है। तो ये कैसा है इक्विलिब्रियम,
स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रही है बात? बताओ। अपनी मेन पोजीशन के सामने आ रहा है, ठीक है, मतलब पास में आ रहा है। और यहाँ पे किस में है? ये दूर जा रहा है मेन पोजीशन से, तो ये कौन सा है? अनस्टेबल है इक्विलिब्रियम, ठीक है। कोई पूछ ले आपसे इक्विलिब्रियम, क्लियर है बात? बताओ। अभी थोड़ा और इसको समझते हैं। देखो, जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब क्या है? ऑसिलेट करेगा ये जो चार्ज है, क्या होगी इसमें? ऑसिलेशंस होंगे। ऑसिलेशंस तो पता ही आपको क्या होती है। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखो जैसे वर्क एनर्जी का हम एग्जांपल लें, ठीक है, उसमें इस तरीके से हम समझाते हैं कि यहाँ पर ये एक बॉल है, ठीक है, ये इसकी क्या है जी? मेन पोजीशन है। और एक सेकंड बॉल यहाँ रख दी, ये इसकी मेन पोजीशन है। क्लियर? अब सोचो ज़रा, ये यहाँ पर हो क्या रहा है? अगर ये बॉल यहाँ पर अभी क्या है? वेलोसिटी 0 है। अब अगर इसको हम छोड़ दें तो वेलोसिटी बढ़ेगी और ये नीचे आएगी, ये नीचे आएगी। अब ये जब नीचे आएगी, सोचना इस बात को, अगर ये नीचे आएगी तो होगा क्या? मान लो इस पर फोर्स लगी, ये नीचे आई, क्या ये अपने आप ऊपर चल जाएगी? नहीं जाएगी, ये नीचे रहेगी ना, मेन पोजीशन से दूर हो गई। तो ये कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है कि चलो जी फोर्स तो आएगी, ठीक है, फोर्स आएगी तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, बिकॉज F = ma होता है। तो अगर मास दिया हुआ है तो a हम निकाल लेंगे F/m से, ठीक है। फोर्स है, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी होगी। और मेन पोजीशन से क्या हो रहा है? ये अपनी दूर जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये नीचे गया तो इसको अपने आप से ऊपर नहीं आएगा, इसको उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेन पोजीशन से दूर है। अब अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, इसको देखो जरा, अगर इस पर फोर्स लग रही है, मान लो यहाँ इस साइड, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ तक गया, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई इसकी? बताओ, आके 0 हो गई, ठीक है। अब ये खुद से सोचना जरा खुद से इधर आएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, और फिर इतनी ही हाइट लेगा यहाँ, इधर है ना, यहाँ से यहाँ क्या हो गया? फोर्स इसकी सॉरी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, और अगेन ऑब्वियस बात है यहाँ तक जाएगा, अगर हम कोई लॉसेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक जाएगा। फिर अगेन यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ से यहाँ क्या हुई? वेलोसिटी बढ़ी, ये मैक्सिमम, और फिर यहाँ पर क्या हुई? घटनी शुरू हुई। फिर ये इतनी हाइट तक जाएगा और वेलोसिटी यहाँ 0, फिर अगेन ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि अपनी मेन पोजीशन के पास आ रहा है, ठीक है, ये गया, लेकिन फिर क्या हो रहा है? ये अपनी मेन पोजीशन के पास आएगा खुद से ही, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पास मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन बोल लो इसको, मीन पोजीशन को, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, मेन पोजीशन के अपने पास में आ रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसमें हम क्या निकाल सकते हैं? देखो फोर्स, ऑब्वियसली बात है, फोर्स निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, और स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर है तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी? ऑसिलेशंस आ जाएंगी। कैसा होगा ये? ऑसिलेटरी इसका मोशन होगा। क्लियर है? ये चीज़ समझ गए इस तरीके से। जैसे इसको आप कंपेयर कर लो पेंडुलम से, ठीक है, मान लो ये इसकी मेन पोजीशन है, तो ये इधर गया 30 डिग्री पे, तो ये इधर भी आएगा जब, तो ये कितने पे आएगा? 30 डिग्री पे आएगा। लॉसेस कंसीडर नहीं कर रहे हो मान लो आप, ये पेंडुलम, तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? सेम हो रही है ना। 30 डिग्री इधर गया तो 30 डिग्री इधर ही गया अपनी मेन पोजीशन से, तो ये क्या हो रही है? ऑसिलेशंस ही तो हो रही है, मेन पोजीशन के अपने पास ही तो आ रहा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होती हैं? ऑसिलेशंस होती हैं। क्लियर हुई बात इतनी? बताओ, ये चीज़ समझ में आई जो मैं समझा रहा हूँ आपको? क्लियर? यहाँ पर भी तो यही होती है। यहाँ पर क्या होता है आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाती है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ठीक है। और यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमारी 0 होती है, ठीक है। यहाँ काइनेटिक मतलब वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0 है ना, वेलोसिटी यहाँ 0 होती है और यहाँ मैक्सिमम होती है। ये हमें पता है सब कहानियाँ, या नहीं पता? अब इसी चीज़ को ना यहाँ इससे रिलेट करो। देखो अब मज़ेदार चीज़ समझ में आएगी। देखो ये था चार्ज माइनस क्यू, अब इसके तरफ फोर्स लगी, फोर्स लगी तो मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आ रहा है तो वेलोसिटी यहाँ बढ़ रही है, बढ़ती 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 यहाँ तक आई, मैक्सिमम होगी वेलोसिटी। अब क्या होगा? जब ये इस तरफ आना शुरू हुआ, अब फोर्स क्या हो गई? ये डायरेक्शन में लगेगी। क्यों? मान लो ये माइनस क्यू है, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना। जैसे ये इस पॉइंट से इधर जाएगा, तो अब हो क्या रहा है? फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग रही है, तो एक्सेलरेशन जो था वो कम होगा। कम होगा तो मतलब क्या है? वो रिटार्डेशन होगी। रिटार्डेशन होगी तो मतलब क्या होगी? वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना। वेलोसिटी कम होती जाएगी और इसी सेम एक्स डिस्टेंस पे नीचे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर अगेन ये ऑब्वियस ही बात है क्या होगा? इस तरफ यहाँ आया, ठीक है ना। ऑब्वियस ही बात है जब यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी, तो अगेन इधर जाएगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, है ना। अभी तो जो एक्सेलरेशन था, उस वेलोसिटी मैक्सिमम थी, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये इधर ही जा रहा है। ऑब्वियस बात है कम होगी स्पीड, क्योंकि ये दोनों इसको फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो लेकिन यहाँ तक आने में वो उसको करेगा, 0 लगाएगा, 0 वेलोसिटी करेगा यहाँ तक आने में। सेम डिस्टेंस जो एक्स लिया ऊपर उतना यहाँ, जैसे यहाँ हो रहा था, है ना, ये इधर जा रहा था फिर इधर, है ना। मान लो यहाँ से ऐसे बढ़ी वेलोसिटी और फिर इसके बाद यहाँ 0 हुई ना, तो यही चीज़ हुई, यहाँ से बढ़ रही है वेलोसिटी, इसके बाद यहाँ क्या हुई? घटनी शुरू हुई। फिर उसके बाद क्या होगा? ये ऑब्वियस ही बात है, ये इसको अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, तो अगेन इधर जाएगा और इधर इधर, तो ये ऑसिलेशंस नहीं हो गई इसके अंदर, समझ पा रहे हो? ऑसिलेशंस हो गई, तो ऑसिलेशन हो रही है। तो सिंपल सी ये कहानी है
कि पहले आप देख लो इसमें ये स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको ऐसे पता चल जाएगा चार्ज की वजह से कि ये इस तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होंगी, ऑसिलेशंस होंगी, और ये कैसा है हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है, अपनी मेन पोजीशन के पास में आ रहा है चार्ज, तो ये इसमें क्या होंगी, ऑसिलेशंस होंगी। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो पहले तो ये चीज़ पता चल जाएगी आपको, मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो यानी कि ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होंगी, यहाँ ऑसिलेशंस होंगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? तो यही कहानी है इसमें। ठीक है जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऑसिलेशंस होंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो जरा आगे की कहानी थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक, और ऑसिलेशंस हैं, क्लियर। अब इसी को कहानी को यहाँ बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाऊँगा। अगर मान लो इसमें हम कहें कि जो हमारी जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये कम हो जाए, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है ये कम हो जाए, ठीक है, शॉर्ट में हो जाए, तो SHM बिहेव करता है। कैसे हम कह रहे हैं ये बात, देखो यहाँ पर ऑसिलेशंस ये वाली हो रही हैं, है ना, ठीक है, ये वाली हो रही हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ पर ये x है, ठीक है। ये जो x है हमारी, ठीक, ये जो x है ये कम हो जाए, ठीक है, r के कंपैरिजन में, जो ये मीन पोजीशन से जो 2 पॉइंट पे फोर्सेस जिसकी वजह से लग रही है, ठीक है। तो अगर ये x जो है हमारा छोटा हो जाए, ये x जो है बहुत छोटा हो जाए, डिस्प्लेसमेंट छोटी अगर हो जाए, तो हमारा जो ऑसिलेशंस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, SHM में। तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा। इफ़ हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड कम हो जाए ना, एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं हम इसको, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है ना, ये एम्पलीट्यूड ही है इसका, ठीक है। एम्पलीट्यूड अगर कम हो जाए तो क्या आता है हमारे पास, SHM आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर कंडीशन लिख दूँ, इफ़ x इज़ वेरी लेस देन r, देन क्या होगा हमारे पास, जो ऑसिलेशंस थी हमारी वो किस में कन्वर्ट होंगी, SHM में। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ये, इसमें हमें पता है जो एक्सेलरेशन है वो किसके डायरेक्टिव मोशन होता है, डिस्प्लेसमेंट के ही होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड के ही होता है, ठीक है, क्लियर। जो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है SHM में वो क्या होता है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर x, और ये माइनस में होता है क्योंकि रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन होता है ना, ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ये एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, फिर इस साइड में क्या होगा, ये रिटार्डेशन होती है इसकी, ठीक है। फिर इस जैसे रीस्टोरिंग फोर्स होती है ना, फोर्स होती है, जैसे रीस्टोरिंग फोर्स में कैसे समझेंगे हम, जैसे मान लो ये इधर गया तो ये ऑब्वियस बात है कोई फोर्स इसको इधर भी लेके आएगी ना, फिर ये इधर गया फिर कोई फोर्स इसको इधर भी लाएगी। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, माइनस में kx होता था। स्प्रिंग वाला केस अगर याद है आपको, इस तरीके से हम करते थे कि ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये इसकी मान लो मीन पोजीशन है, इसको इधर कंप्रेस किया तो अगेन ये क्या होगा, इस तरीके से, याद है कुछ, अगर इसको ऐसे कंप्रेस किया यहाँ तक तो अगेन इस पर एक फोर्स लगेगी, वो इसको मीन पोजीशन पे लेकर आएगी। अगर मान लो इसको हमने इधर किया होता तो इधर करने का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से ओपन हुआ होगा, ठीक है। और फिर ऑब्वियस मीन पोजीशन ये है तो ये इसको इधर लाएगा, फोर्स आपने इधर लगा, ये इधर लाएगा स्प्रिंग वाला। तो रीस्टोरिंग फोर्स होती है ना, माइनस इस वजह से लगा होता है, ये x ये डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से, क्लियर, माइनस का, ठीक है। तो वही माइनस यहाँ पर भी होता है, ठीक है, लेकिन हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे मोड में लिखते हैं इस तरीके से एक्सेलरेशन को। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा, अब इस केस में अगर हमें एक्सेलरेशन ये चीज़ हो गई, ठीक है, SHM आ गया। अब SHM में a हमारे पास ये वाला भी है, ठीक है। अब अगर ये वाला एक्सेलरेशन है हमारे पास तो हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो F = ma तो हमें पता ही है, अगर मास दिया हुआ है तो a हमारा ये हो जाएगा F/m। यहाँ से इन दो को कंपेयर करो, अगर इन दो को कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर x = F/m आ जाएगा, और F में x आएगा ही आएगा, जैसे कि यहाँ हमारा आ रहा है ना। तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, तो ओमेगा जो होगा हमारा वो आ जाएगा क्या, F/m, और ये x नीचे आ जाएगा और ये रूट में आ जाएगा, और ये x कट भी जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। मैं तो यहाँ वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये आएगा, तो ओमेगा आ जाएगा। अगर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, अगर ओमेगा जो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना यहाँ से, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, और साथ में हम अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई तो हम यहाँ पर सिंपल फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 2πf भी निकल सकता है। और अगर ये चीज़ हम निकाल पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल पा रहे हैं, तो हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं बताओ, सिंपल है कहानी, ओमेगा = 2π/t, बिकॉज f क्या होता है 1/t होता है, तो हम ओमेगा निकल जाएगा 2π/t, तो हम ये टाइम पीरियड ऑफ SHM भी निकाल सकते हैं, यहाँ टाइम पीरियड ऑफ SHM भी निकाल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो आपको यहाँ पर ये सीखना था कि चार्ज भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जा सकता है यहाँ पर। उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसका जो एम्पलीट्यूड या जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कम हो, बहुत कम हो, तो SHM हो जाएगा। और टुवर्ड्स द मेन पोजीशन आ रहा है तो हमें ऑब्वियसली बात पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऑसिलेशन होंगी उसमें। लेकिन अगर वो कंडीशन दे दे कि ये जो x है बहुत छोटा है, तो हम आगे बता सकते हैं उसको कि वो क्या है, बताओ क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और उसका मतलब वहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन ये होगा। दोनों को कंपेयर करेंगे एक्सेलरेशंस को, तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं
एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं तो सिंपल फ्रीक्वेंसी भी निकल सकती है और टाइम पीरियड ऑफ SHM भी यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, ये कहानी समझ में आई आपको। अब देखो इसी क्वेश्चन में ना हम क्वेश्चन बना देते हैं थोड़ा सा इसमें, क्या इफ़ चार्ज माइनस क्यू देन, अगर मैं इसमें एक कंडीशन डाल दूँ क्या क्वेश्चन में, कि इफ़ x इज़ वेरी लेस देन r देन फाइंड ओमेगा एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, क्लियर। अब देखो सिंपल है कहानी, अभी मैंने आपको बताया ये फ्रीक्वेंसी है और मान लो इसमें मास m है। ठीक है, मास इसका क्या है, m है, मैंने लिख दिया यहाँ पर m। ठीक है, तो अब क्या होगा सोचो ज़रा, एक्सेलरेशन हमें पता चल गया क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ से जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या बनेगा, एक f/m। ठीक है ना, बिकॉज f इक्वल टू में क्या होता है ma, वो वाली कहानी बनेगी। तो 2kq(x) अपॉन में r² प्लस x² की पावर कितनी है यहाँ पर, ये 3/2 है। अब देखो इसमें भी एक चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी चेंज, देखो ये जो r² प्लस x² है ये रह जाएगा यहाँ r²। क्यों रह जाएगा, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी x इज़ वेरी स्मॉल। मान लो x की वैल्यू 0.2 है तो इसका स्क्वायर करो, वो कितना बनेगा 0.04, और छोटी जाती है। तो स्क्वायर में वैल्यूज और छोटी हो जाएंगी तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपल r² रह जाएगा। ये x का कुछ नहीं होगा, कहीं से भी जीरो कर दो, नहीं x छोटा है ठीक है बात, लेकिन जीरो यहाँ नहीं करेंगे, x² में करेंगे, ये भी बात याद रहनी चाहिए। तो अगर यहाँ हम कर रहे हैं तो ये देखो ज़रा, और साथ में ये m आ गया था, तो देखो ये 2kq(x) अपॉन में m, और ये r² है ना, ये कितना रह गया हमारे पास, r² रह गया ये। तो r² की पावर अब है 3/2, तो कितना रह गया, ये r³ रह गया, तो ये r³ बन गया। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया और एक एक्सेलरेशन ये है। इन दोनों को क्या करो, इक्वेट करो, इक्वेट 1 और 2। तो वी नो ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू में आ जाएगा 2kq(x) अपॉन में mr³। x से ये x कट गया, ओमेगा जब यहाँ से निकालेंगे तो स्क्वायर की वजह से इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 2kq/mr²। तो ये आ गई हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं, ये हमारे पास था, है ना। टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू में 2π/t। तो ओमेगा अपना t इधर ले जाएंगे, 2π/ओमेगा, तो 2π अपॉन में ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2kq/mr³। क्यूब है ये, क्यूब है ये, क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। ठीक है जी, क्यूब आया समझ में। सिंपल सी कहानी थी, हमने क्या निकाल दिया यहाँ, टाइम पीरियड निकाल दिया इस तरीके से ऑफ SHM। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ही कहे निकालने को तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, 1/t कर दो, तो इसको 1 अपॉन में लेके जाओगे, तो 1 अपॉन में लेके जाओगे तो ये वाली चीज़ ऊपर चल जाएगी रूट में, 2kq/mr³ और अपॉन में 2π आ जाएगा। तो ये भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी, समझ में आया। तो सिंपल सी कहानी क्या है कि पहले तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। ठीक है जी, डायरेक्शन पता चल जाएगी आपको, क्यू है तो ऐसी आएगी, माइनस क्यू है तो ऐसे आएगी। स्टेबल अनस्टेबल अगर पूछ ले तो आपने इसमें क्या देखना है कि अगर वो मेन पोजीशन से दूर जा रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मेन पोजीशन के पास आ रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो वो ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा, और ऑसिलेशंस में भी क्या, कि अगर ये वाली डिस्प्लेसमेंट या जो ये एम्पलीट्यूड है ये बहुत छोटा कंडीशन दे देता है, तो उसमें फिर वो क्या बोलेगा आपसे, SHM आ जाएगा। SHM अगर आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ये सब आएगा। ठीक है, अगर वो कुछ कंडीशन नहीं देता, आपको नॉर्मली ये बोल देता है कि ये चार्ज है जी और इसकी ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालो, तो आप खुद ही समझ जाना स्टेबल ये है इक्विलिब्रियम, तभी तो पूछ रहा है आपसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालने को। ठीक है, इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आई कहानी। अगर वो आपको ये कंडीशन नहीं देता कि x इज़ वेरी लेस देन r, तो सिंपल आप लिख सकते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम और ऑसिलेशंस ये परफॉर्म करेगा। बस इतनी बात आप इसमें निकाल सकते हो। फोर्स निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ये f/m वाला निकाल सकते हो। ठीक है, इतना कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्टेबल अनस्टेबल में कहानी क्या है, इसमें भी फोर्स एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ क्या है, ऑसिलेशंस परफॉर्म नहीं करता, ये ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। फिर एक कंडीशन और दे देगा कि अगर ये x छोटा है बहुत ही, तो फिर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि SHM वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पर, और टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, बताओ समझ में आया, ईजी था या नहीं था, बताओ कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।